इज नदी हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT का मैथमेटिक्स का जो 2018 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और इंग्लिश और हिंदी का पेपर मैं आपको आंसर के साथ बताऊंगी, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा होता है, किस लेवल का होता है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एंड तक बने रहिएगा, यही कहूंगी। और अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने GS और रीजनिंग डिस्कस किया है, तो वो आप जाके चैनल पे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है रीजनिंग का। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोई कॉलेज है, उसमें 38 मेडल्स फुटबॉल टीम को मिलते हैं। फुटबॉल का 3 लोग ऐसे हैं जिसको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो बस इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम फुटबॉल को NF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, NF की वैल्यू कितनी है 38, एंड NFB की वैल्यू कितनी है आपकी 15, और NC की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है 20। और जो N ऑफ A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब जो तीनों स्पोर्ट्स में जिनको मेडल्स मिला है, ऐसे 3 लोग हैं, मतलब 3 मेडल्स ऐसे आए हैं। और जो टोटल मेडल्स अवार्ड किए गए हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टोटल 58। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये फॉर्मूला आता है, तो सिंपल इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तीनों को ऐड करिए। जब इसको हम LHS में RHS में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ 3 मतलब NF इंटरसेक्शन C। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन C माइनस, क्योंकि ये जब फॉर्मूले को शफल करेंगे तो ये RHS में आ जाएगा, A यूनियन B यूनियन C माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूनियन B यूनियन C। अब इसकी वैल्यू आप सीधे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 माइनस 58। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 26 माइनस 58। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 18। ठीक है, तो 18 इस ऑप्शन में आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर 10 की पावर n प्लस 34 की पावर n प्लस 2 प्लस k इज डिविजिबल बाई 9 फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल। क्या पता होना चाहिए, 9 की डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अगर कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उन संख्याओं के जो अंक हैं सेपरेट, उन अंकों का समेशन जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 3, 4, 5, 7, 9 कोई बड़ी सी संख्या दी हुई है, इसको हम चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको सेपरेटली आप ऐड करोगे और 9 से डिवाइड कर दोगे। अगर वो 9 से विभाजित हो रही है कंप्लीटली, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर n। अब नेचुरल नंबर का भी ज्ञान होना चाहिए। नंबर सिस्टम का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, और जो चीजें नहीं पता हो आप वहां से उसका पता कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। तो n नेचुरल नंबर्स, तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, मतलब मिनिमम जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो हम मिनिमम वैल्यू रख के देखते हैं, तो 10 की पावर 1 प्लस 34 की पावर n मतलब 1 प्लस 2 एंड प्लस k। अब आपको 34 का क्यूब निकालना होगा, तो अब क्यूब निकालने से पहले आप स्क्वायर निकाल लीजिए। कैसे, मैंने बताया हुआ है आपको, 34 की पावर 3 प्लस k। 34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 34 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब सिंगल डिजिट में आ रहा है तो 0 आगे लिख दीजिए। इसके बाद आपको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना, 3 4 12, और इसको स्क्वायर से मतलब डबल कर देना है, 24। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, सिंपल। तो 6, 5 और 11, तो 1 1 5 6 इसका स्क्वायर हो गया।
अब 1156, अब इसको मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा मैं सिंपल कर दे रही हूँ, 30 + 4 से इसको कर सकते हैं, 39304, क्या आ गई 39304। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 10 + 39304 + k। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था आपको कि इसकी डिविजिबिलिटी रूल, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो बस आपको ऐड कर देना है, जैसे यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 39314 + k। अब इसको सेपरेटली ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लीजिए, 12 + 3 15 16 और 16 20। अब 9 है तो 20 + k। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम, कि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो 1 रख के देखिए, 21 9 से विभाजित है, k की वैल्यू लीस्ट क्या हो जाएगी कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो यहाँ पे k की वैल्यू हम 7 रख देंगे, तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा और थर्ड ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 लाख in the first year चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है, और 3 लाख दिया हुआ है, और ही रिसीव्स एन इनकम फॉर रुपीज इतना टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर, मतलब हर साल ये 10,000 ज्यादा पाता है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस यहाँ 10,000 का आएगा, हर ईयर में उसको 10,000 ज्यादा मिलता है, तो 10,000 हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ आगे क्या करना है आपको, तो अभी ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स, हमें 20 साल का कितना अमाउंट उसको मिला, हमें ये निकालना है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि ये अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, जिसमें a की वैल्यू इतना है, d की वैल्यू 10,000 है और n की वैल्यू जो है वो 20 है। तो होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है डिफरेंस, n इज टोटल नंबर, ठीक है। तो बस अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 20/2, 2 इंटू 3 लाख प्लस n-1, मतलब 19 इंटू, सीधे लिख सकते हैं 19 इंटू डिफरेंस 10,000। तो यहां से इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 79 लाख, ठीक है। आपका 79 लाख आंसर आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, HCF ऑफ 210, 385 एंड 735 का आपको HCF निकालना है। तो LCM HCF मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने 2 मेथड्स आपको बताए थे, क्या क्या, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो 210, 385 हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें डिवीजन करने में 2 इंटू 3 कैसे किया, ये जो 10 है मैंने इसको और फैक्टराइज कर दिया, स्मॉलेस्ट फैक्टर इसका लिख दिया 5 इंटू 2, तो ये 210 का हो गया। ऐसे ही हमें 385 का करना है, तो 385 का फैक्टर क्या हो गया, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11, ठीक है। अब तीसरा फैक्टराइजेशन हमको करना है, तीसरा फैक्टराइजेशन आपको 735 का करना है। तो 735 के लिए मैं एक पेज ले रही हूँ, 735 इसका फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 5 से करेंगे, क्योंकि हमें सीधे दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 5, 5 4 20, ठीक है, 2 कैरी गया, और 5 7 35, 7 टाइम्स जाएगा। फिर इसके बाद ये 7 से जा रहा है, हमें सीधे दिख रहा है 7 2 14, 7 1 7, फिर 7 से ये जाएगा, 7 3 21, तो ये फिर 3 से जाएगा 1। अब 735 का जो फैक्टर हुआ वो क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। और हम और उन दोनों का भी लिख लेते हैं। तो और उन दोनों का क्या है, 7
इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। और तीसरे का क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 11 क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 11। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें क्या देखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में जो हमने फैक्टराइजेशन किया है उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको तीनों में कुछ कॉमन दिख रही है। देखिए यहाँ पे 2 साथ है लेकिन यहाँ पे एक ही साथ है, तो हाईएस्ट नहीं हुआ। हाईएस्ट का मतलब है कि तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या हो गया? 5 इंटू 7 यहाँ भी प्रेजेंट है, 7 इंटू 5 यहाँ भी प्रेजेंट है, 5 इंटू 7 यहाँ भी प्रेजेंट है। मतलब HCF जो आपका आया वो कितना आ गया? 5 इंटू 7। तो ऐसा ऑप्शन में आपको कुछ दिख रहा होगा, 35 विल बी योर राइट आंसर। तो यहाँ पे 44 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 एंड एलसीएम इज 36, तो इसका एचसीएफ बताना है। तो हमें आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है और ये प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ है। तो 6 दिया हुआ है और आपको एचसीएफ निकालना है। तो सीधे एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 216 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा? 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, 7 टाइम्स, 2 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। तो आपका एचसीएफ जो आ जाएगा वो हो जाएगा 6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, another device makes a beep after 62 seconds, they beep together at 10 am, find the time when they will next make a beep together at earliest। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो 60 और 62 का सीधे एलसीएम आप निकाल लीजिए। सॉरी, पेन ले लें। कितना? 60 और 62 का। पेज नया ले लेते हैं। 60 और 62 का एलसीएम निकालना है आपको। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 60 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 30 इंटू 31 इंटू 2, ये आपका 1860 आ गया। क्या आ गया? आपका सेकेंड्स में आया है। तो हम इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। किस में? मिनट में, क्योंकि टाइम जो आपका दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है। तो 1860 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 3 18, 3 टाइम्स जाएगा और 1, तो कितना हो जाएगा? ये टोटल 31 मिनट। अब 31 मिनट बाद ये फिर से दोनों एक साथ वीप करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है जब ये वीप किए थे टुगेदर तो 10 AM हो रहा था, तो अब 31 मिनट बाद फिर से दोनों एक साथ बजेंगे, वीप करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10:31 AM पे। क्या है? इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंडिसेस का नॉलेज होना चाहिए। तो इंडिसेस का अगर नॉलेज आपको है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। कैसे? तो हम पेज ले लेते हैं, पहले यहीं लिख लेते हैं। 1/1 प्लस an-m प्लस 1/1 प्लस a की पावर m-n, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अब जो पावर में ये जो माइनस होता है इसका मतलब होता है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/1 प्लस a की पावर n, सॉरी n है यहाँ पे, n a की पावर n अपॉन a की पावर m। अगर प्लस होता तो ये इनटू में चला आता, माइनस है तो डिवाइड में चला आएगा। प्लस 1/1 प्लस a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर m प्लस a की पावर n प्लस a की पावर n है यहाँ पे a की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस a की पावर m। अब यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में a की पावर m प्लस a की पावर n, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि 1 1 आएगा इसका जो मल्टीप्लिकेशन भागफल आएगा उसका। तो a प्लस m प्लस a प्लस n। अब ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो गए, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 1। तो ऑप्शन में अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आप वही आंसर टिक कर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x + 2। अब अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है, क्या?
अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं किस लेवल के, और आपको टेस्ट करने का भी आपको पता होगा, आपने बचपन में कह लीजिए या 11th 12th में और 9th 10th में भी हो सकता है पढ़ा हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है। हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी क्या है, एक्स, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और एक्स बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या है ये वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, हाँ या ना, हाँ बोलो हाँ। तो अब माइनस बी बाई ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, तो -1 हो जाएगा, और माइनस के बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा हमने पढ़ा था, अल्फा इंटू बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। क्या होती है, सी बाई ए, पढ़ा था, बोलो हाँ, सी बाई ए। अब सी क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, और ए क्या है 1 है, तो इसकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 आ गई। याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। ठीक है, तो अब सीधे हम इस इक्वेशन को ब्रेक कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं, अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा आ जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और इसका आंसर जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिवाइड 25 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/6। तो नेक्स्ट फेज ले लेते हैं, एक नंबर को x ले लेते हैं। ठीक है, एक नंबर को x ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, बोलो हाँ। ठीक है, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/25 माइनस एक्स। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इक्वल टू 1/6। ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो x इंटू 25 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 25 माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1/6। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, कलर मैं चेंज कर देती हूँ आपके लिए। फिर 25 अपॉन एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 150 हो जाएगा 25 इंटू एक्स। अब क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि ये 150 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम अगर 10 रख देते हैं, 10 यहाँ पे रखिए, 25 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 15, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि LHS इक्वल टू RHS। एक्स की वैल्यू है वो 10 है, तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 25 माइनस 10 दैट इज 15। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15, 10। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5 years ago father's age was 5 times that of his son and after 3 years he will be 3 times as old as his son. Find the present age. इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो पेज लेते हैं। 5 years ago सन की एज क्या थी, हम सन की एज अगर मान लेते हैं x, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 5x, 5 टाइम्स है क्योंकि। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 साल हेंस फ्रॉम टुडे, हेंस का मतलब होता है कि 3 साल बाद। अब 5 साल पहले की कंडीशन ये थी, हमें 5x प्लस 8 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 8, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 3 साल बाद ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 3 साल बाद x प्लस 8 हो जाएगा और 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इक्वेशन यही निकल के आएगी। बस अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा 5x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 24। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 8। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, x की वैल्यू आपकी आई हुई है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका
कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की x + 5, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। तो 51th क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डबल्ड इन 8 years एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी years विल इट बी 4 times। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रेट बराबर जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इनटू टाइम। क्या होता है, 100/8 इक्वल टू 25/2%। अब रेट हमारा आ गया। अब केस 2 जब कह रहा है, ये केस 1 था, ठीक है, केस 1 था। अब केस 2 में हम चलेंगे, तो केस 2 में हमारा जो इंटरेस्ट है क्यों हो रहा है ये समझ रहे हैं, x इंटरेस्ट हमने मान लिया है, ठीक है, 3x और प्रिंसिपल क्या है x, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है x। अब 3x है, यहां पे लिख देते हैं, कलर ले लेते हैं दूसरा, इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल x इंटू रेट कितना है 25/2, इतना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से x कैंसल आउट हो गया और 3 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 4 ज़ा 8 और ये 24, आपका जो टाइम निकल के आ गया वो 24 years आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एवरेज स्कोर ऑफ 35 गर्ल्स इज 80 एंड एवरेज स्कोर ऑफ 25 बॉयज इज 68, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एवरेज स्कोर ऑफ 35 गर्ल्स का 80 है, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा 35 गर्ल्स का, ये 35 इंटू 80 हो जाएगा। एवरेज स्कोर ऑफ 25 बॉयज का इतना हो जाएगा, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। तो इन दोनों को ऐड करके बाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिक्वायर्ड एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज जो हो जाएगा वो जाएगा 35 इंटू 80, ये गर्ल्स थी आपकी और जिनका एवरेज स्कोर 80 था, और 25 बॉयज थे जिनका एवरेज स्कोर कितना था 68 था, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, 35 + 25। तो इसका जो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 2800 + 1700 डिवाइडेड बाई 60, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4500 अपॉन 60। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 0 एंड दिस इज 75। तो एवरेज जो आया आपका पूरा निकल के वो क्या आ गया 75। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 14 years, among them average age of 4 students is 12 years, find the average of the remaining students। तो आपको क्या करना है, 14 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 12, यही तो करेंगे, इसको माइनस करेंगे तब रिमेनिंग आएगा, है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 140 माइनस 48, तो ये कितना आ गया आपका 92 years, कितना आ गया 92 years। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा है तो इसको 6 में डिवाइड करेंगे पहले, 92 डिवाइड बाई 6, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 15.333। इसका जो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये एवरेज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुष गेट्स 33,000 आफ्टर गेटिंग an increase of 10% in his salary. What was his original salary? तो ओरिजिनल सैलरी आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है, अगर ओरिजिनल सैलरी को x मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं ओरिजिनल सैलरी को x मान लेते हैं, और सपोज करिए 110% इंक्रीमेंट का मतलब हुआ 110 और डिवाइडेड बाई 100, और यही आपका कितना आ गया, कितना दिया हुआ है 33,000। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 30,000 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बाई हाउ मच % शुड द यूज ऑफ मिल्क बी इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ द मिल्क इज डिक्रीज बाई 20% सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। मैंने इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया था शॉर्ट्स में, तो आप अगर उसको नहीं देखा हो आपने तो देख लीजिएगा कि क्या बताया था मैंने, 100x अपॉन 100 माइनस x, क्या है ये 20 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 80। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 4 जा और ये 25 टाइम्स जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो प्योर ग्राउंडनट ऑयल शुड बी एडेड टू 20 kg ऑफ 80% प्योर ग्राउंडनट ऑयल सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर भी कंटेन 95% प्योर ग्राउंडनट ऑयल। तो आपको ये मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड से करना है। अगर ये 80% है तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है, ये 80% है तो ये 100% हो जाएगा, और मिक्सचर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 95। तो इसको क्रॉस माइनस करते हैं, मतलब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, और इसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। तो 95 माइनस, हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू लेते हैं, तो 95 माइनस 80 ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। मतलब 1:3 रेशियो में हमें बांटना है। तो अगर एक का मान 20 दिया हुआ है, एक का मान मतलब इसका 20 kg दिया हुआ है क्या, ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट जो ऑयल है वो कितना हो जाएगा आपका, जस्ट इसको 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक यूनिट 20 तो 3 यूनिट कितना, 20 इंटू 3 दैट इज 60 kg। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। तो क्वेश्चन हमारा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% गेन ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 40% का मतलब क्या हुआ, इसको रेशियो में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2/5। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है हमारा वो ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब ओरिजिनल यूनिट रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट 2% का है और ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये हमारा सीपी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर दो यूनिट का प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशियो पूछी है, तो 7:5 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड ₹3260 among X, Y and Z such that ₹35, 15 and 12 are deducted from respective shares. The remainders will be in the ratio 3:5:X, 3:5:8, मतलब XYZ जो है वो 3:5:8 के रेशियो में है, और ये 3260 जो है ये इतना पैसा हमें XYZ में डिवाइड करना है, और इसमें से 35, 15 और 12 रुपीज़ पहले डिडक्ट कर दिया जाता है, तो हमें उसमें X का शेयर बताना है। तो सबसे रुपीज़ दिए हुए हैं 35, 15 और 12, उसको आप टोटल अमाउंट में से डिडक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। तो हमसे हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 3262 माइनस 35 माइनस 15 माइनस 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 3200 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सारे रेशियो का सम लेना है। सम क्या करना है, सारे रेशियो का सम लेना है। तो रेशियो क्या है, 3 + 5 + 8 दैट इज 16। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 3 का मतलब x का रेशियो, x का शेयर पूछा है, तो x का रेशियो क्या है, 3 है, टोटल अमाउंट कितना है, 16 है, इनटू ये अमाउंट जो है ये इन तीनों को डिडक्ट करने के बाद है, ठीक है। तो 3200 और इसमें आपको क्या प्लस कर देना है, ये जो पहला अमाउंट है मतलब 35, राइट, समझ में आ रहा है आपको। तो इससे 16 2 जा 32, 200 आ गया, और ये 600 प्लस 35, तो ये क्या आ जाएगा आपका 635, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन है इसमें, शेयर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। तो हम पेज ले लेते हैं, कोई नेक्स्ट न्यू पेज ले लेते हैं। 5:1 की रेशियो में मिल्क और वाटर दिया हुआ है, तो अगर हम मिल्क को 5x ले लेते हैं, मिल्क को मान लेते हैं कि 5x के उसमें है, और वाटर को x, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन एडिंग 5 लीटर वाटर में 5 लीटर और वाटर इसमें मिलाया जाता है, मतलब x + 5। तो नया रेशियो जो इनका निकल के आता है वो क्या आता है, दिया हुआ है आपका 5:2, मतलब 5/2। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 10x = 5x + 25, तो x = 25/5,
5। इसको इधर वो करेंगे तो माइनस आ जाएगा, दैट इज x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो मिल्क का हमने जो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क का हमने जो वैल्यू माना था वो 5x था। x की वैल्यू अगर आपकी कितनी आई है, x की वैल्यू 5 आई है, तो मिल्क की जो क्वांटिटी होगी वो 5 × 5 दैट इज 25 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा हो वही मार्क कर दीजिए। तो इसमें स्टाइलिश हटाती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है ये अभी मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले मैं इसको जूम कर देती हूँ जिससे आपको विजिबल रहे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सोल्जर्स के लिए राशन था एक फोर्ट में, दैट वुड लास्ट फॉर 70 डेज। 70 डेज के लिए राशन इकट्ठा हुआ था 560 सोल्जर के लिए। ठीक है, आफ्टर 20 डेज 60 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, फॉर हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग राशन कैन सपोर्ट द रिमेनिंग सोल्जर। तो इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका लगेगा, m1d1 इक्वल टू m2d2। क्या है m1 560 इंटू, आप 20 डेज के बाद की बात हो रही है, ठीक है, 20 डेज बाद की बात हो रही है, तो ये 70 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब यहाँ 50 आ जाएगा, इक्वल टू कितने 60 सोल्जर्स आपके लेफ्ट आउट कर जाते हैं, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग सोल्जर्स होंगे वो 500 हो जाएंगे, और फिर इसका आपका D2 पूछा है। ठीक है, तो D2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और फिर ये 5 कैंसिल, तो जो D2 आएगा वो 56 आएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो हुआ DSSB 2018 में। हिंदी में खोज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, खोज का मतलब क्या होता है, आविष्कार होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो मधुकर का वो पर्यायवाची होता है वो होता है भौरा, भ्रमर, भृंग, ये सब मधुकर का पर्यायवाची है और शहद बेचने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती हैं, तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो वह जो है वो किसकी जगह पे यूज हुआ है, किसकी जगह पे, हेमा मालिनी की जगह पे, तो इसलिए सर्वनाम जो शब्द हो जाएगा वो वह हो जाएगा। शेर दहाड़ता है, यह वाक्य जो है वो कौन सी क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि अकर्मक वह क्रिया होती है जिसमें कोई भी कार्य करने का प्रभाव नहीं देखा जाता है। तो दहाड़ना कोई कार्य क्रिया नहीं है, तो इसलिए ये अकर्मक हो गया। 65th क्वेश्चन है हमारा, भानु प्लस उदय संधि का रूप है। तो भानु मतलब उ प्लस उ, ये क्या हो गया, बड़ा उ, तो ये जब उ प्लस उ जुड़ के बड़ा उ हो जाता है तो ये दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या है, भानु प्लस उदय, उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भानुदय हो जाएगा, भानुदय। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद का मतलब होता है कि हमें रिग्रेट है, हमें दुख है, ठीक है, तो खेद का विलोम क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। गृह शब्द का तद्भव रूप, तद्भव वह रूप होते हैं जिसमें जो हमारे जिसमें संस्कृत का कोई वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसके, संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, संस्कृत के शब्द नहीं होते, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जो हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं जो वर्ड्स, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तो गेह, ग्रह और ये सब जो है ये तत्सम शब्द हैं। घर जो है आपका वो तद्भव शब्द है। दूरदर्शी शब्द का अर्थ है जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। और फिर दुर्गम शब्द का अर्थ है जहां जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, दूर जाना, दुष्टों के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहां पर जाना कठिन हो, दैट इज कॉल्ड दुर्गम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको लेवल भी पता चल रहा होगा, तो बने रहिएगा एंड तक। चलते हैं अपने अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये है बेवकूफ। ठीक है, बेवकूफ को कहते हैं अक्ल का दुश्मन। जोड़ कर लिखिए, क्या, परम प्लस अड़ु, परम प्लस अड़ु, परमाणु, परमाणु ओ प्लस आ मिल के क्या बन जा रहा है, सदा प्लस एव जो होता है ये सदैव, और सदैव जो है ये आपकी वृद्धि संधि कहलाती है। तो डी का 3rd ऑप्शन जहां पे आपको दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
अब इसमें 2 में दिख रहा है थर्ड, तो फिर अब हमको कौन सा चेक करना पड़ेगा, जो ऑड वन आउट होगा वो चेक करना पड़ेगा। परम प्लस अणु, ये है परमाणु, तो ये कहीं ना कहीं अ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बना रहा है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा, दैट इज सेकेंड। तो सर्वण दीर्घ संधि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए का जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा और डी का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। आपको इसी तरह करना है, सारा आपको नहीं निकालना बेटा क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानार्थक शब्द बताना है। धरा का धरती होता है, तो ये हो जाएगा मतलब ए का थर्ड। अभिलाषा इच्छा, अब ए का थर्ड, अभिलाषा इच्छा मतलब फर्स्ट, एंड कृष्ण काला सेकेंड, और गगन धरती, ठीक है, गगन नभ, सॉरी गगन नभ। तो आप देख लीजिए थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड जो है वो आपका फर्स्ट में आ रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट विल। को उनके अर्थों के साथ जोड़िए। तो आग में घी डालना, आग में घी डालना का क्रोध भड़काना होता है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, ए का फोर्थ हो जाएगा। खून का प्यासा मतलब भयंकर शत्रु, बी का थर्ड हो जाएगा। एंड पापड़ बेलना कष्ट उठाना मतलब सेकेंड, और मुंह फुलाना गुस्सा करना मतलब फर्स्ट। तो फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकेंड फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका डी आंसर, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है, तो वस्तु स्थान या फिर नाम, ठीक है, इन सब का जिक्र जहां पे होता है वही संज्ञा कहलाती है। तो संज्ञा मोहन नाम है, ठीक है, तो मोहन संज्ञा है। मेरा, अगर मेरा की बात की जाए तो वो सर्वनाम है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो मोहन हो जाएगा। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो ये है बाघिनी। वचन बदलिए, एक ऋषि 10, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ऋषि एक वचन और बहुवचन के लिए समान होता है। थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य कौन सा काल दर्शा रहा है, यह आपको बताना है, तो यह ऑब्वियसली भूतकाल दर्शा रहा है। काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण मतलब कि किसी की विशेषता बता रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काली और अधिक, ठीक है, काली मतलब गाय की विशेषता बता रहा है और अधिक दूध देने की विशेषता बता रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। व्याकरण रीत्या हिंदी में कितने काल हैं, व्याकरण में मतलब इन शॉर्ट व्याकरण में पूछा जा रहा है कितने काल हैं, तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अब इसमें से आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सेंटेंसेस बताने हैं कि कौन सा भूतकाल है। तो भूतकाल मेरे पास 10 रुपए होंगे, होंगे भविष्य काल बता रहा है, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। वर्तमान काल वह खा चुका है, ये भूतकाल है मतलब ये सेकेंड, एंड वर्तमान काल वो कहते रहते हैं, ये सेकेंड। तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, ये देख लीजिए जो ऑप्शन हो वही आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड थर्ड फर्स्ट, इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है हिंदी के वो समझ में आए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है आपका इंग्लिश। फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव द शर्ट, आई वुड हैव द शर्ट रादर देन, तो रादर के बाद जो होता है वो वहां पे देन लगता है, ठीक है, रादर के बाद देन लगता है। ही हैड ही लेफ्ट व्हेन कार केम टू पिक हर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्कार्सली के बाद व्हेन लगता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ये बताना है। द कोच सेड डू 10 राउंड्स ऑफ द एंटायर फील्ड, तो ये कहीं ना कहीं ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कोच है तो कोच कह रहा है 10 टाइम्स राउंड लगाने के लिए एंटायर फील्ड का, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब ऑर्डर कर रहा है, तो कोच ऑर्डर्ड द टीम टू डू 10 राउंड्स ऑफ द एंटायर फील्ड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर सेड रोहित आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, आंसर हो जाएगा सेड की जगह टोल्ड आता है इनडायरेक्ट में, ठीक है, और टोल्ड क्योंकि थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, और जो एम है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, आई की जगह शी हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीचर टोल्ड रोहित दैट शी वॉज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। एथलेटिक्स, यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शंस भरने क्या आएगा, इज आर वेयर वॉज, तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स देख के आपको लग रहा होगा कि प्लूरल है, बट एथलेटिक्स इज क्वाइट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, एथलेटिक्स एक स्पोर्ट्स कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है,
स्पोर्ट्स के लिए ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, और यहाँ पे ये एक चीज की बात कर रहा है, तो इसलिए ये इज यहाँ पे आएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स डैश इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी लास्ट मंथ। तो प्रोडक्ट्स है, कहीं ना कहीं प्लूरल की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आर आएगा कि वर आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी। इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी लास्ट मंथ मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। इक्वानिमिटी का आपको सिनोनिम बताना है। इक्वानिमिटी का जो सिनोनिम है वो है सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में काम रहना, कोई भी सिचुएशन हो, आपका माइंड, आपकी बॉडी और आप उस सिचुएशन में कितने काम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। तो इक्वानिमिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दूसरा सिनोनिम है कॉम्प्लेसेंस भी इसको बोलते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं नॉर्मन लुइस से आपके वोकैब तैयार करवा दूंगी, जिससे कि आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में या फिर आपके एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी अंग्रेजी का पेपर हो तो उसमें आपके वोकैब स्ट्रांग रहे, प्लस इडियम्स मैं आपको बता दूंगी। तो अगर आप बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं जरूर उसको ले आऊंगी आपके लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलुब्रियस का यहाँ पे मतलब होता है हेल्दी, ठीक है, हेल्दी होता है सेलुब्रियस का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्पीच डू द बोल्ड वर्ड शोज। शी कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग। तो ये क्या है, एक कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बोथ द सिस्टर्स आर म्यूजिशियंस। अब यहाँ पे बोथ जो है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, क्या है, प्रोनाउन है, ये नंबर का ज्ञान करा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इफ इट डैश रेन द डांस रिसाइटल विल कैंसल्ड। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग सेंटेंस का है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इफ इट रेन्स होता है, इफ इट रेन्स, ठीक है, इफ इट रेन्स, इट के बाद जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो अगर द मीटिंग हैज बीन गोइंग ऑन डैश फॉर 4 hours नाउ, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो ये पीरियड ऑफ टाइम जो है ये एविडेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिंस तब लगता है जैसे शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में टाइम नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम निश्चित कर दिया गया है 4 hours, तो इसलिए यहाँ पे फॉर आ जाएगा, ठीक है। फॉर और सिंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंस तब यूज करते हैं जब जो टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट एविडेंट। इसका मतलब पर्टिकुलर मॉर्निंग तो कह दिया, लेकिन मॉर्निंग में कब ये नहीं बताया गया। लेकिन जब फॉर लगाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कि 3 घंटे बाद, 4 घंटे पहले या 4 बजे, तब हम फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वी लेफ्ट द एयरपोर्ट एज सून एज टैक्सी अराइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। 93 का आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही ब्रोक इनटू अ स्प्रिंट। अब व्हेन यहाँ पे है तो व्हेन कहीं ना कहीं टाइम को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा, मतलब सेकंड आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू गो आउट। प्लीज एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की भावना आ रही है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इन सब की जब भावना आती है तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। ही इज वेरी सिक डैश ही हैज कम टू द ऑफिस। अब ये दो कंट्रास्ट सेंटेंसेस इसमें बताया जा रहा है। ही इज वेरी सिक मतलब वो बहुत बीमार है, फिर भी यह ऑफिस आ रहा है। तो फिर भी का मतलब कंट्रास्ट में इसका ऑपोजिट वर्ड लेना पड़ेगा, तो स्टिल नहीं लेंगे, इसलिए देयरफॉर भी नहीं लेंगे। ऑपोजिट क्या है, बट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसमें इसका कहने का क्या मतलब है। आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी का मतलब मैं एरे गहरे सिटी से नहीं बिलोंग करता हूँ। मीन का मतलब होता है नीचा दिखाने के लिए मीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो नो मीन सिटी का मतलब कि हाई फाई सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइटोट्स। क्या हो जाएगा, लाइटोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रोड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो जिसका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पन हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग एज अ सिंपल, एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अनलिकिंग द डोर शी लेट हरसेल्फ इन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं फॉलोड बाई कॉमा। ठीक है, फॉलोड बाई कॉमा और कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन या कॉमा से सेपरेटेड होते हैं और 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल्दो ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड ही इज स्टेज शाय, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है कि उसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा और कंजंक्शन, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एटलीस्ट एक सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट, ही इज स्टेज शाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं थर्ड पार्ट जब अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसमें मैं इस सीरीज जो मैं सीरीज चला रही हूँ उसमें मैं DEET+B PRT के 2019 तक के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में लाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।